अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसी शख्सियत को जिनकी लोकप्रियता ही उनकी पहचान बन गई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा जी का। महेश जी कृपया मंच पर आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी आस्था कौशिक। जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमान के लिए। गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं और जिनकी लोकप्रियता के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सर, कहा जाता है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कहीं से कोई भी हो शख्स आपसे मिलना चाहे, आपके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आपकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह है ये जो पब्लिक कनेक्ट है। तो आखिर कोई भी आप तक पहुंच सकता है, ये कैसे संभव है? सर माइक। इस शहर ने जी। इस क्षेत्र ने यहाँ के लोगों ने मुझे एक पहचान दी है, एक मान दिया है, एक सम्मान दिया है। 42 वर्षों का सफ़र। 1 नवंबर 1982 को मैं इस शहर में आया था, नोएडा में। बड़ा अनजान सा, बेगाना सा शहर जिसका भविष्य, पीछे कोई इतिहास नहीं था। 1976 में 17 अप्रैल को इस शहर की कल्पना हुई। आगे भी भविष्य इतना उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं तो वास्तव में इस शहर का, इस क्षेत्र का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के मूल निवासियों का, आज रहने वालों का कर्जदार हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि उनके इस कर्ज को उतारने का कुछ मौका जो उन्होंने मुझे दिया है। देखिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जनप्रतिनिधि की पहली परिभाषा है कि वो जनता का बनकर रहे और जनता का बनने में आप उनकी सभी समस्याओं का समाधान या उनको सब कुछ तो दे नहीं सकते। कम से कम कुछ मीठे बोल देकर उनकी बातें सुन लें, उनसे मिलने का समय दे दें। मुझे लगता है बतौर डॉक्टर आपकी प्रैक्टिस काफी काम आई यहाँ पर। देखिए, ये दोनों समय अलग अलग थे जी। जब मैं शुरू में आया तो एक डॉक्टर था। अब कई लोग पहुंचते हैं कि वो डॉक्टर महेश शर्मा से, मैंने कहा वो डॉक्टर महेश शर्मा जो डॉक्टर वाला था वो गुजर गया। अब तो एक पॉलिटिकल डॉक्टर महेश शर्मा आपके सामने बैठा है। तो आई एंजॉयड माई प्रैक्टिस फॉर 25 गुड ईयर्स और उस टाइम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी की हमने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक मैं 14 वर्ष की आयु से रहा जी। वो एक अलग जीवन था, अलग भी था। आज भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व है, गौरव है कि उस संस्था ने मुझे जीवन जीने का उद्देश्य, जीवन जीने की कला, ह्यूमन मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, वो मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक से प्रेरित होकर मिला। राष्ट्र समर्पण का भाव उस संस्था से मुझे मिला और आज उसी के तहत मैं कुछ क्षेत्रवासियों को वापस करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिसे आप लोकप्रियता कह रहे हैं या जिसे आप कह रहे हैं, मैं मिल लेता हूँ। मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आने वाले उन क्षेत्रवासी जिनकी वजह से मैं विधायक बना, जिनकी वजह से 3-3 बार सांसद बना जी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मौका दिया कि 4-4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। अब बारी मेरी है। जी। महेश जी, मैं भी नोएडा में लगभग 15 साल से रहती हूँ और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जितना मैंने तब देखा और जितना मैं आज देखती हूँ, यहाँ की पूरी तस्वीर ही बदल गई। वो कौन सा विजन यहाँ के लिए रहा जो शुरू से लेकर चले और उसके बाद वो बढ़ता ही चला गया और अब चीज़ें जो हैं बिल्कुल अगले स्तर तक जा रही हैं। अब यहाँ एयरपोर्ट की चर्चा हो रही है, उसके बाद एक अलग ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कहते हैं ना कि विकास तो हुआ ही लेकिन अब उसको नई उड़ान मिलने जा रही है। तो वो कौन सा विजन रहा जो राजधानी दिल्ली के बराबर में होने के बावजूद नोएडा इतनी तरक्की कर गया, ग्रेटर नोएडा इतना आगे बढ़ गया? देखिए, आपने बहुत सही विषय रखा है। आसपास एनसीआर के क्षेत्र में गुड़गांव भी आया, फरीदाबाद आया, गाजियाबाद आया, साहिबाबाद आया और ये नोएडा आया। नोएडा जिस दिशा में चल पड़ा है, नोएडा की सीमाएं निश्चित नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना और फिर न्यू नोएडा, न्यू नोएडा, और उस यमुना की सीमाएं टप्पल, मथुरा होते हुए आगरा तक जाती हैं। जी। तो सीमाओं में नहीं बंधा ये नोएडा। और शुरुआत का जो समय था वो बड़ा प्रश्न चिन्हों के साथ था, आशाओं अपेक्षाओं के साथ था। बेसिकली इंडस्ट्रियल शहर बसा, लेकिन उसके बाद में इसमें रेजिडेंशियल का हिस्सा भी जुड़ गया। फिर उसके साथ साथ उद्योग भी जुड़े।
जब 1982 में मैं आया था तो गिने हुए कुल 4 सेक्टर थे, कोई 2 मंजिली इमारतें भी दिखाई नहीं दिया करती थी। अच्छा। जहां आज ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ये बन गया है, यहाँ जाने की कोई कल्पना नहीं करता था। खेत रहे होंगे उस वक्त किसानों के ये। खेत रहते थे तो उसको लोग क्राइम के लिए इस्तेमाल करते थे। बहुत बड़ा क्राइम जोन था ये। अच्छा। आने जाने के साधन नहीं थे। हम्म, मेरे पास भी स्कूटर था, तो मैं जब नोएडा मोड़ पे हम खड़े हो जाते थे तो उसकी लाइट थोड़ी डिम थी। अच्छा। तो जब कोई आगे बड़ी बस या बड़ी गाड़ी चलती थी तो उसी की रोशनी में हम भी अपना स्कूटर पुराना लेके आगे निकल आते थे। तो उस दिनों को बदलते देखा, लेकिन अब नोएडा का भविष्य गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद इनसे भी कहीं आगे। गुड़गांव एक अच्छा बसता हुआ शहर था, बिल्कुल। लेकिन उनके लोग पास बेंचमार्क गुड़गांव को ही मानते बेंचमार्क हैं। था हमारा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था वहाँ एयरपोर्ट का होना। एयरपोर्ट जहाँ जहाँ बसा है 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर वहाँ विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसने दिल्ली को भी एयरपोर्ट सर्विसेज दी और गुड़गांव को भी दी। इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योर्स वहाँ सब उसकी वजह से आए। जी। लेकिन गुड़गांव की एक अपनी कमजोरी है कि वो एक बहुत प्लान्ड सिटी के रूप में ना बस कर, सीधे एक व्यवस्था थी जैसे जहाँ हमारे यहाँ किसानों से जमीन लेता है अथॉरिटी, फिर अथॉरिटी किस जमीन को बांटती है उपयोग के लिए कि यहाँ इंडस्ट्री बनेगी, यहाँ फैक्ट्री बनेगी, यहाँ कुछ धर्मशाला के तहत बनेगी, यहाँ होता है। मेडिकल कॉलेज बनेगा। वहाँ सीधे लोग दुकान जमीन खरीद लेते हैं किसान से, फिर उसका लैंड यूज बदलवाते हैं। वहाँ पानी की कमी है। हमारा ये क्षेत्र दोआबा कहलाता, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पानी की कमी नहीं है। मैं आपके चैनल न्यूज़ 18 के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, कमी नहीं है इसका मतलब पानी का दुरुपयोग मत करना। ये भी मैं संदेश आपके। लेकिन सर हार्ड वाटर की तो दिक्कत है। वो बात आपकी बिल्कुल मान ली, जिसको पीने के उपयोग के लिए करने के लिए आज लगभग अगले 3 महीने में जहाँ जहाँ हार्ड वाटर की 500 से ऊपर जहाँ TDS है, पेशे से डॉक्टर भी हूँ, तो वहाँ जी। पर लगभग गंगा वाटर की सप्लाई हो चुकी होगी। क्योंकि ये गंगा का, इस जमुना का खादर क्षेत्र कहलाता था। फसल भी, कुछ किसान भाई भी मेरे सामने बैठे हैं, फसल भी नहीं पैदा होती थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, तो बैकवर्ड एरिया में माना जाता था। तो उस वक्त अंग्रेजों के ज़माने से लेकर अब तक भी ये बैकवर्ड एरिया में माना जाता था। लेकिन अब इसका भविष्य मैं समझता हूँ हमारे देश के जितने भी जी। शहर हैं उनमें बहुत प्रगतिशील है ये शहर। भविष्य की आकांक्षाएं, भविष्य की उम्मीदें इस शहर के साथ जुड़ी हुई हैं और हमने बहुत कुछ इस क्षेत्र में पा लिया है और भी बहुत कुछ पाने को है, जो हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। जी सर, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के विकास की जब चर्चा होती है तो सबसे ज़्यादा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, यहाँ की इमारतें, सड़कें, पार्क। तो इस सब की रूपरेखा कैसे तैयार की गई? देखिए, जब नोएडा बसा तो ग्रेटर नोएडा की कल्पना इन लोगों ने नहीं करी। कुछ कमियां रही हमारे यहाँ। पिछले कुछ गवर्नमेंट सिस्टम्स जो रहे, मैं उनको ब्लेम तो नहीं करूंगा लेकिन तारीफ भी नहीं करूंगा कि उन्होंने कोई दीर्घकालीन योजनाएं नहीं बनाई। समय पास करने की, मेरी 3 साल की सरकार चली जाए, अधिकारी भी आते थे तो वो अपना समय पास करने के लिए बस कोशिश करते थे। अच्छा। यहाँ की प्रॉब्लम थी लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी, यहाँ की प्रॉब्लम थी इंफ्रास्ट्रक्चर। आज देखिए वही सड़कें, हम लोग यही प्लान नहीं कर पाए कि जिस सेक्टर में सड़कें बनाई जा रही हैं 6 मीटर या 9 मीटर की, उसमें गाड़ी भी कभी आएगी। 6 मीटर की सड़क या 9 मीटर की सड़क बनाकर ये सोचा गया था कि स्कूटर वाले, साइकिल वाले लोग रहेंगे। आज और हर घर में लगभग 2 गाड़ियाँ हैं। 2 गाड़ियाँ आ गई। और तो और आप हंसेंगे कि इस सेक्टर के जो मेन 26, 27, 27 सेक्टर हैं, इनमें हमारे प्लानर्स या जो भी उस वक्त के डेवलपर्स थे, कूड़ा घर बनाना भूल गए। किसी भी सेक्टर में कूड़ा घर नहीं बना। जो बराबर का खाली प्लॉट होता था उसमें लोग उसी में कूड़ा डाल देते जब थे। वो उसका बनाने वाला आता था तो वहाँ का कूड़ा उठा के दूसरे घर में डाल दिया जाता था। तो इस शहर की इतनी बड़ी कल्पना, हाईवेज और आज एलिवेटेड रोड्स, लेकिन आज जहाँ ये शहर पहुँच गया है, पूरे देश से कनेक्टिविटी और विश्व से कनेक्टिविटी, हाईवेज और सबके माध्यम से आज हाईवेज का हब बन गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल वे, यमुना एक्सप्रेसवे पे, आप दिल्ली से जिस रोड से लखनऊ जा रहे हैं उसी से ईस्टर्न पेरिफेरल वे कनेक्ट हो गया है। और उस कनेक्टिविटी के माध्यम से आप पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो गए हैं। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर कनेक्ट हो गया है, रेलवे का हब बन चुका है। और उसके साथ साथ अब जो नोएडा का जो एक शान बन गई है नोएडा के नाम से, कि देश का नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट।
अब तो दिल्ली से लोग यहाँ पर बसना चाहते हैं, बसना आके चाहेंगे। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ग्रेटर नोएडा में आ देखिए जाएं, दिल्ली शांत मयूर है। विहार से आप चलेंगे, मेरठ से चलेंगे, आगरा से चलेंगे, मथुरा से चलेंगे, बिना एक भी रेड लाइट के आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एक भी रेड लाइट नहीं है। तो Red आज light ये free स्थिति zone। जो प्लान की गई है, और सबसे बड़ी बात है कि ये एयरपोर्ट अपने आप में एक कंप्लीट एयरपोर्ट है। कंप्लीट एयरपोर्ट हम उसे कहते हैं जिसमें तीनों सुविधाएं हों, जी, यात्री सुविधा, माल कार्गो। ढोने की कार्गो सुविधा, और एयर जो प्लेन्स होते हैं उनके रिपेयर की, एमआरओ जिसे हम कहते हैं। ओके। इस एयरपोर्ट को कंप्लीट एयरपोर्ट कहते हैं। दिल्ली से ये 2.5 गुना बड़ा है, 5,000 हेक्टेयर में है। बम्बई एयरपोर्ट से ये 3.5 गुना बड़ा है। ये सब आंकड़े मुझे पास इतने पता है क्योंकि मैं सिविल Involved एविएशन रहे हैं मिनिस्टर आपने। रहा जब ये जी, एयरपोर्ट शुरू हुआ, और उस वक्त टकराव था अच्छा। कि जीएमआर जो संस्था दिल्ली एयरपोर्ट को चलाती है, वो हैदराबाद से जुड़े हुए लोग हैं, आंध्र प्रदेश से। उनके मिनिस्टर थे गजपति राजू जी, और मेरा युद्ध क्षेत्र था कि मुझे ये एयरपोर्ट जेवर ले जाना है। वो नहीं चाहते थे कि एक, बल्कि टेक्निकल एरर मानते थे कि साहब 150 किलोमीटर में दूसरा एयरपोर्ट नहीं बन सकता, इसलिए इस एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट डिले कर दिया जाता था। कभी कहते थे गुड़गांव आ जाएगा, हरियाणा में कहीं जाएगा, रोहतक जाएगा, या भिवाड़ी जाएगा, या आगरा जाएगा, और अंत में जीत हमारी हुई। आज ये एयरपोर्ट ज़मीन पर है, और ये सिर्फ एयरपोर्ट बनकर, मुझे उम्मीद है अगले 15 या 20 अप्रैल के आसपास, 17 अप्रैल हम चाहेंगे कि उस दिन नोएडा का फाउंडेशन डे है। उस दिन पहली ये फ्लाइट टेक ऑफ हो। उम्मीद है कि फ्लाइट तो टेक ऑफ कर चुकी है, उस दिन टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है। उस दिन से इस एयरपोर्ट की यात्री सेवाएं और कार्गो सेवाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है, शुरू हो जाएंगी। और मुझे भी खुशी है कि एक गिलहरी प्रयास में मेरा भी गिलहरी वाला योगदान इसमें रहा। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, धन्यवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के मूलवासी किसानों का। ये 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा इस एयरपोर्ट के कारण। मेरा नाम नहीं, मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री जी का, इनका। उस वक्त जब ये एयरपोर्ट की बात शुरू हुई, तो ICAO एक संस्था है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जी, उसने ये वार्निंग दे दी थी कि 2023 तक दिल्ली एयरपोर्ट चोक हो चुका होगा। ऊपर आधे घंटे, 1 घंटे लोग जहाज ऊपर उड़ते रहते थे, पेट्रोल खर्च होता था, नीचे लैंडिंग नहीं मिलती थी। 2023 का मतलब हमें कम से कम 10 साल 8 साल पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, और हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो प्रैक्टिकली वार्निंग थी। उस वक्त दिक्कत क्या थी? दिल्ली में सरकार बीजेपी की थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। लेकिन 2015 की बात है, 2014 में हमारी सरकार आई, यूपी में सरकार समाजवादी पार्टी की थी, और जब तक दोनों सरकारों का आपस में मिलन ना हो, एयरपोर्ट आना संभव नहीं होता। तो ये डबल इंजन का कमाल है, आप कहना ये चाहते फिर हैं? डबल इंजन का सरकार हुआ। तो उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने उनको भी कहा, हमने कहा देखो, अगर इसमें बहती गंगा में अगर हाथ धुला सकते हो तो धो लो, वरना गंगा को तो धरती पर आना ही है। भागीरथी प्रयास के नाम पर मोदी जी और योगी जी का, और कुछ सहयोग मेरा भी, और हमारे और जनप्रतिनिधियों का, हमारे विधायक जी का, सबका सहयोग वहाँ रहा। जी, सबसे बड़ा सहयोग था वहाँ के मूल किसानों का। बिल्कुल। मैं उसी मुद्दे पर आ रही थी कि हमने पूर्व में भी देखा है कि बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अक्सर अधिग्रहण के स्तर पर आकर मामले फंस जाते हैं, या किसानों के आंदोलन होते हैं, उनकी नाराजगियां प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद भी सामने आती रहती हैं। तो जेवर में ये कैसे संभव हो पाया? वहाँ तो कहते हैं 1 इंच ज़मीन के लिए परिवारों में झगड़े हो जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये इतिहास के पन्नों में ये भी लिखा जाएगा। और आपको ध्यान होगा, अब से 10 दिन पहले दिल्ली के गवर्नर जेवर एयरपोर्ट आए। उन्होंने ये सवाल पूछा था कि जेवर एयरपोर्ट में करीबन 2,500 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित हो चुकी है, और एक कंकड़ी नहीं फेंकी गई, कोई आंदोलन नहीं। और उसी के साथ साथ, और वहाँ से 20 किलोमीटर दूर खुर्जा में भी ये प्रोजेक्ट था पावर प्लांट का, THDC का पावर प्लांट, जो करीबन 12,000 करोड़ की लागत से बना है। वहाँ की जमीन अधिग्रहण हुई, कुछ नहीं, कंकड़ी नहीं फेंकी गई। इतिहास के पन्नों में सिंगरूर जैसी घनता कंपनी बंद करनी पड़ी, मारुति का उद्योग वहाँ नहीं लगा। लेकिन जेवर में और खुर्जा में मैं धन्यवाद देता हूँ धरती पुत्र किसानों का, जिन्होंने अपनी इस जमीन को एक राष्ट्र के निर्माण के काम में दिया, और
इतिहास के पन्नों में ये घटना दर्ज हो गई जी। कि इन दोनों भूमियों के अधिग्रहण में कहीं कंकड़ी भी नहीं फेंकी गई और वहाँ के किसान, जहाँ की जमीन का भाव 4 से 5 लाख रुपए बीघा हमारे यहाँ होता है, आज वो बीघा की जमीन का भाव वहाँ 40 से 50 लाख रुपए बीघा हो गया है। तो मैं समझता हूँ वो किसान भी खुश हैं जी। लेकिन उन्होंने जरूर त्याग किया जिन्होंने अपनी जमीन देने का फैसला किया और ये इतिहास के पन्नों में वास्तव में लिखे जाने वाली घटना है। जी, आपने मारुति का उदाहरण दिया ही है, तो हमारा जो पार्टनर है राइजिंग में वो मारुति सुजुकी भी है, तो सड़क से जुड़ी हुई भी चर्चा कर लेते हैं। लोगों को रोड कनेक्टिविटी देना ये एक बड़ी चुनौती है, सड़कों का जाल रहे, सड़कें चौड़ी हों, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट है वो वर्टिकल हो रहा है, फ्लैट्स बन रहे हैं, पॉपुलेशन अचानक बढ़ रही है, लोग बसना चाहते हैं यहाँ के, तो रोड प्लानिंग और रोड सेफ्टी के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं? देखिए, मैं छोटे से गांव से आता हूँ जी। वहाँ मेरे गांव के ऊपर से एयर कॉरिडोर था। अच्छा। तो उसे जहाज जाते थे हम बच्चे के लोग, तो गांव में हमारे यहाँ हवाई जहाज को हवाई जहाज नहीं चील गाड़ी कहते थे। चील गाड़ी आ गई, तो मुझे नहीं पता था कि हम तो बच्चे खुश होते थे गाड़ी, मुझे नहीं पता था कि जहाज में बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कभी, ये नहीं पता था कि मैं उस विभाग का मंत्री बनूंगा। यही विषय जिस मारुति के बारे में आपने कहा है, मारुति ने शुरू की। 4 पहिए वाली गाड़ी का मालिक होने के नाते, बैलगाड़ी के बाद, ट्रैक्टरों के बाद, अगर किसी एक गाड़ी ने आम आदमी की गाड़ी बनाई है तो वो मारुति थी, जिसने आम आदमी को ये सम्मान दिया कि मैं भी 4 पहिए वाली गाड़ी में बैठकर माँ का मालिक हूँ। तो धन्यवाद मारुति को। उनके एमडी भार्गव साहब मेरे सेक्टर, मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा। वो बताते हैं किस तरह स्ट्रगल हुआ, किस तरह आंदोलन हुए मारुति के लिए गुड़गांव वाले प्लांट में। तो आज उन्होंने 4 पहियों वाले, लेकिन अब ये 4 पहिए हम सब के लिए, जो आपने विषय उठाया है, एक चिंता और आगे भविष्य चुनौती हो गई है। एक गाड़ी 2 पहिए से एक गाड़ी में आया, अब 2 गाड़ी हो गई, फिर उस गाड़ी से निकलने वाला पोल्यूशन। डॉक्टर भी हूँ और पर्यावरण मंत्री भी रहा हूँ, तो उस दर्द को मैंने समझा जब उसकी चिंता आई कि क्या ये 4 पहियों वाली गाड़ी कहीं आने वाले समय में हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती नहीं हो जाएगी कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि क्या वसीयत में आप ऐसा प्रदूषित क्षेत्र और देश हमें छोड़कर जा रहे हैं। अभी मैं तिरुपति बालाजी से आया हूँ, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज 23 एंड यू कैन इमेजिन इट गोज अप टू 300 इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स। तो ये हम सब लोगों के लिए आने वाली चिंता का विषय है। जी। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आम जन से ये भी अपील करना चाहूँगा कि कोई सुविधा मानवता के कल्याण के लिए चुनौती ना बन जाए, इसके लिए सरकारी कदम पूरे नहीं होंगे, हमें ही ये कदम उठाने होंगे। लोगों की भागीदारी, आम जन को, मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। मैं न्यूज़ 18 से भी अपेक्षा करता हूँ कि वो आम जन के लिए आगाह कर कि ये 4 पहिए कहीं हमारी लिए चुनौती ना बने, ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रदूषण, एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना, उसे संरक्षित करना, उसे संवर्धित करना और उसे आगे बढ़ाना हमारा सबका धर्म और फर्ज है। जी सर, हमारी तो पूरी कोशिश रहती है, हम समय समय पर लोगों को अवेयर करते हैं। फिर लोगों का सवाल आता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर हम कोई ऑप्शन या विकल्प देखें तो हमारे शहर में वो सुविधाएं हों। देखिए, अल्टरनेटिव यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक अवेयरनेस, ये दोनों ही बातें। कई बार हम गाड़ी में बैठकर एक अहंकार का भाव हमें आ जाता है कि मैं गाड़ी से आया हूँ या बस से आया हूँ या ट्रेन से आया हूँ। इस अहम भाव को हम किस तरह से अलग कर सकते हैं कि ट्रेन में बैठकर आदमी कोई छोटा आदमी नहीं हो जाता, या जो हमारा जनप्रतिनिधि के लिए, जनता का जो आम साधन है, बसें हैं, अब इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं, मेट्रो की सेवाएं, और उसमें ख़ास तौर पर ये ग्रेटर नोएडा और नोएडा शहर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला जो हमारा ये एक्सप्रेस वे है जी, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा था। जब नोएडा चौक होने लगा था तो ये मानकर बसाया गया था कि एक्सप्रेस वे बनाया जाए जो 30 किलोमीटर लंबा होगा, परी चौक पर खुलेगा। उस वक़्त ये तय हुआ था कि 3 किलोमीटर में एक एग्जिट हम देंगे सिर्फ नोएडा से और एक एग्जिट लेंगे ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि अगर बीच में हमने एग्जिट दे दिए तो ग्रेटर नोएडा डेवलप नहीं हो पाएगा।
उसका दुरुपयोग उस वक्त के शासकों ने किया और इसलिए ग्रेटर नोएडा की प्रगति रुक गई। 10 वर्षों के लिए ग्रेटर नोएडा शहर ठहर सा गया, विकास उसका रुक गया और वो सीमाओं में बंध गया ग्रेटर नोएडा शहर। जी। नोएडा इधर से बॉर्डर हो गया, उधर यमुना हो गया और वहाँ लोगों ने मकान बना लिए, लेकिन वो रिटायर्ड लोगों के लिए या फैमिली के रिटायर्ड लोगों के लिए एक जगह बन गई या स्टूडेंट्स की नगरी बन गई। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स, 8 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ वहाँ बन गई। और क्योंकि हमारा एक चिकित्सा संस्थान ग्रेटर नोएडा में, तो मैं इस दर्द को वहाँ समझता रहा कि 10 वर्षों तक ग्रेटर नोएडा ठहरा सा रहा। अब ग्रेटर नोएडा ने भी रफ्तार पकड़ी है। जी। और ये भविष्य का शहर है। ग्रेटर नोएडा इज ए बेटर प्लान्ड सिटी देन नोएडा, ये मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि नोएडा की गलतियों से उन्होंने सीखकर ग्रेटर नोएडा के लोगों ने सड़कें, बाकी व्यवस्थाओं के लिए एम्पल स्पेस छोड़ा है। तो आगे आने वाले शहर का, भविष्य का शहर ग्रेटर नोएडा भी होगा। जी सर, मेडिकल सुविधाओं के लिहाज से बात करें तो शहर में किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि कोविड काल में हमने देखा कि ऐसा भी एक समय आया जो सोचा लोगों ने नहीं था कि एकदम से इतनी पॉपुलेशन बीमार होके अस्पतालों में पहुंचेगी। बेड्स कम पड़ गए, संसाधन कम पड़ गए। तो ऐसी एक महामारी अभी भी दुनिया में कोई ना कोई वायरस आ ही जाता है। तो मेडिकल सुविधा के लिहाज से यहाँ पर क्या बंदोबस्त है? देखिए, आप गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा और एयरपोर्ट आने के बाद से चिकित्सा सेवाओं का हब बन चुका है। बड़े से बड़े संस्थान जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनके अपने अस्पताल यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में बन चुके हैं। चिकित्सा सेवा यहाँ के लोकल लोगों को उपलब्ध कराना, बॉर्डरिंग सिटीज को उपलब्ध कराना। जी। दिल्ली से उस वक्त पेशेंट बेड नहीं मिलते थे तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा आते थे। जी। उधर मेरठ, आगरा तक के पेशेंट, फरीदाबाद, झांसी तक के पेशेंट नोएडा, ग्रेटर नोएडा आते हैं। अब जो अगला काम है हमारा, अगला भविष्य, टूरिज्म मिनिस्ट्री में रहते मैंने सीखा कि जो नॉर्मल टूरिज्म की ग्रोथ इंडिया में 6 से 8% की थी, मेडिकल टूरिज्म ग्रो किया था एट ए स्पीड ऑफ अराउंड 25%। सो दैट इज द फ्यूचर कि हम वो चिकित्सा सेवाएं, विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं विश्व के देशों में उपलब्ध रेट से करीबन 1/6 गुना 15% रेट पर हम उपलब्ध करा पा रहे हैं, उसी स्तर की सुविधाएं। एयरपोर्ट आने से अब ये सुविधाओं को और पंख लगेंगे और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में मेडिकल टूरिज्म का हब बनेगा नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र। यहाँ से आगे विकास को आप कहाँ देखते हैं, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के विकास को अब आने वाले समय में? जैसे आपने जिक्र किया कि जब बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें शुरू हो रही थी, किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन तस्वीर ऐसी होगी। अब एयरपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद हम बहुत सारे पॉलिटिकल बयान देखते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था में एकदम से जो है रॉकेट स्पीड लगेगी एयरपोर्ट आने से, और वो सब कुछ जेवर से होगा और या ग्रेटर नोएडा से होगा। तो ये कैसे संभव होगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, जब किसी शहर की सीमाएं हम बांध देते हैं, मुंबई शहर की हम बात कर लें, मुंबई की दिक्कत क्या है? चारों तरफ से वो शहर बंधा हुआ है, समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है जी। स्कोप कम हो गया है, मल्टी राइज, हाई राइज बिल्डिंगें चली गई हैं। अब चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हब सेंटर्स हो, उस सब की संभावनाएं गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अपार है, क्योंकि इसकी बाउंड्री नहीं है। अब ये 3 तो आपके यमुना संस्थान ही बन गए जी। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ये तय हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि इन सब की कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एक बने, उनको सबके नीचे इनका सब 3 अथॉरिटियों का चेयरमैन एक होता है, साथ में एयरपोर्ट एक हो गया, सीमाएं बंधी नहीं है। अगर डिमांड आती रही इंडस्ट्री के लिए लैंड की, तो हमें कम से कम उपलब्ध है। तो हम उपलब्धता के तौर पर हम कहीं तक भी इधर बुलंदशहर बढ़ सकते हैं, इधर गाजियाबाद की तरफ बढ़ सकते हैं, उधर आगरा की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। आने वाले समय में जितनी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी उपलब्धता की मांग होगी, वो मांग हम पूरी कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इस डेवलपमेंट में लड़कियों की भागीदारी या लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों, इसका भी कोई इंतजाम किया जा रहा है, लड़की और महिलाओं की भागीदारी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश की इस ताकत को पहचाना कि देश की 50% आबादी अगर इस विकास के धारा में नहीं चल पाएगी तो जाहिर सी बात है हम आधे रह जाएंगे। और उन्होंने, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया
जिस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन को उन्होंने एक आंदोलन लिया और महिलाओं की सहभागिता को जो लिया उन्होंने, सशक्तिकरण महिलाओं के लिए। अगर कोई सुविधा मिलेगी, यानी जो टॉयलेट की या और भी गांवों को कोई सुविधा दी, तो उसकी मकान की रजिस्ट्री महिला के नाम हुई। उनके दिमाग में एक वक्त, हर वक्त प्रधानमंत्री जी के में रहती है कि हमारी महिला शक्ति कैसे आगे बढ़े, कैसे मजबूत हो। और ये सच है कि अगर हम 140 करोड़ में से 70 करोड़ पुरुषों के साथ अगर 70 करोड़ महिलाएं भी अपने कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगी, तो हमारी प्रगति की दर दुगनी हो चुकी होगी। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है, और ये देश मातृशक्ति नमन का देश है, शक्ति को पूजा करने वाला देश है। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य हमारा अच्छा है और महिलाओं का भी उज्जवल है। और अंत में मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर रोजगार के लिए जो युवा हैं वो आसपास के प्रदेशों से या जिलों से भी आते हैं, तो ऐसे में लोकल युवाओं को वहाँ रोजगार मिले, उसके लिए किस तरह के प्रबंध हैं? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये विषय उठाया है कि जब युवा के लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलता, सर माइक। देखिए देश को हम बांट नहीं सकते, पूरा देश एक है, लेकिन फिर भी अपेक्षाएं होती हैं कि, और ख़ास तौर पर नोएडा ग्रेटर नोएडा, तो नोएडा ग्रेटर नोएडा लोकल रह ही नहीं गया, पूरे देश के नहीं विश्व के लोग यहाँ रहते हैं, विश्व के लोग, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और देश के कोने कोने से आए हुए जब लोग हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है, तो उस सपने में रंग भरने के लिए, लेकिन फिर भी आने वाली इंडस्ट्रीज के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ये योजना दी है कि 30% एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोकल जो किसान हैं उनके बेटों को, या जिनकी ज़मीन अधिग्रहित हुई है उनको मिले, और मैं समझता हूँ इस दिशा में हम आगे बढ़ चलें। महेश जी, जाते जाते यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो जॉब करती हैं और आधी रात को या फिर ऑड आवर्स में घर लौटती हैं, तो अगर उन्हें किसी ऑड आवर्स या आधी रात को भी मदद की ज़रूरत पड़े तो क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे आप बेटियों को? देखिए, अब पिछले 10 वर्षों का समय इस देश में और ख़ास तौर पर गौतम बुद्ध नगर में जो बदलाव आया है, ये क्राइम जोन कहलाता था और मैं इसका गवाह रहा हूँ, वो अब डर खत्म हो चुका है। आज हमारी बेटियाँ निश्चल होकर किसी भी जगह पर रात को भी दिन में भी कहीं भी जा सकती हैं। आप मीडिया के लोगों की उपस्थिति के लिए भी ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर, आप लोगों ने भी इस शहर को नई पहचान दी है। मैं मीडिया के चैनलों का भी धन्यवाद देता हूँ। मेरा देश के सबसे बड़े हाउसेस आज नोएडा गौतम बुद्ध नगर में उन्होंने अपने ऑफिसेज बनाए हैं जी। और इससे भी एक प्रगति में और ख़ास तौर पर महिला सशक्तिकरण में, जब हम महिला पत्रकार को देखते हैं कैमरा हाथ में लिए हुए पुलिस के थाने में रात को घुस जाती है जी, ये चेक करने के लिए कि सिपाही सो तो नहीं रहा है, तो लोगों का विश्वास इससे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आप हमारे बीच में आए और आपने बताया किस तरह से शून्य से शिखर तक का सफर जो है जिले का रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बेहद उपयोगी सेशन में हमारे हर सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप मंच पर ही बने रहिए। महेश जी को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अरुण पांडे जी को, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।